जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी आप लोगों को करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल में उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको दी जाती है ऐसी तमाम जानकारियों को जरूर नोट कर लिया करें ताकि आगामी तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? दोस्तों, आज की जो पहली जानकारी है वो है 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों 15 जनवरी को, याद रखेंगे, तारीख आप जरूर याद रख लेंगे साथियों, पिछले दिनों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का 77वां संस्करण आयोजित किया गया। साथियों, 15 जनवरी की तारीख को ही भारतीय सेना की स्थापना की गई थी और इसे केंद्रीय नेतृत्व को यानी कि भारतीय नेतृत्व को सौंपने का कार्य किया गया था। साथियों, 15 जनवरी की तारीख को देश के जितने भी वीर शहीद होते हैं ऐसे शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का यह एक दिन के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देश के जितने भी सैनिक हैं इनके द्वारा देश के प्रति किए जा रहे योगदान, देश के प्रति दिए जा रहे समर्पण के प्रति एक सम्मान की भावना व्यक्त करने का एक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे 15 जनवरी क्या होता है? भारतीय सेना दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दोस्तों, जोरान मिलोनोविच बने क्रोएशिया के राष्ट्रपति। साथियों, अब क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? जोरान मिलोनोविच बन गए। दोस्तों, वर्ष 2020 में भी जोरान मिलोनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने थे और एक बार पुनः इन्हें क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से बनाया गया है। दोस्तों, अब क्रोएशिया क्या है दोस्तों? ये एक यूरोपियन कंट्री है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है दोस्तों, और यूरोप में भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक देश है। साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ की राजधानी कौन सी है, तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसका कैपिटल साथियों जागरेब, जबकि इसकी करेंसी यानी कि यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों, इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे यूरो चला करती है। याद रखेंगे, जोरान मिलोनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बनाए गए। कैपिटल क्या है? जागरेब, और करेंसी क्या है? यूरो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जानकारी दोस्तों अगले स्लाइड पे, चुनावी विवाद के बीच वेनेजुएला के मादुरो ने शपथ ली। दोस्तों, अब वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बनाए गए? तो इनका पूरा नाम है निकोलस मादुरो। हाँ, जरूर नाम याद रखेंगे। इनका पूरा नाम क्या है? निकोलस मादुरो। और दोस्तों, वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो ने शपथ लिया। दोस्तों, ये तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले जुलाई 2024 में, जी हाँ याद रखेंगे, जुलाई 2024 में वेनेजुएला में चुनाव कराए गए थे और उस चुनाव में विपक्षी दल जो है और साथ ही साथ वहां के जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है ऐसे लोगों ने एक यहाँ पर आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव हुआ है ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है। इनके द्वारा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए हैं और निकोलस मादुरो की जीत पर इन्होंने धांधली का आरोप जो है वो लगाने का काम किया है। इसके बावजूद चुनावी विवाद के बीच वेनेजुएला के निकोलस मादुरो ने वहां के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला एक पश्चिमी अमेरिकी देश है। याद रखेंगे साथियों, वेनेजुएला एक पश्चिमी अमेरिकी देश है और ये जो वेनेजुएला है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ का कैपिटल कौन सा है? तो वेनेजुएला की कैपिटल है कैरेकस, या कभी कभी आपको काराकास भी लिखा मिल सकता है दोस्तों। तो दोनों ही चीजें एक ही है, कैरेकस या काराकास। दोस्तों, यहाँ की करेंसी कौन सी है, यानी कि यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, वेनेजुएला की मुद्रा का नाम है बोलीवर। याद रखेंगे, वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? बोलीवर। राजधानी कौन सी है? कैरेकस। तो चलिए आगे बढ़े और अगली जानकारी को हम लोग देखेंगे। नाग MK2 के बारे में साथियों क्या जानकारी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर नाग MK2 मैं आपको समझा दूं, DRDO। दोस्तों, जब कभी भी ऐसे अनुसंधान, तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र से कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है, कुछ घटनाएं घटती है, तो ऐसे प्रश्न साथियों बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ही महत्व के हो जाते हैं और यहाँ से प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आप ऐसे चीज़ों को जरूर अच्छे तरीके से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, DRDO जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। दोस्तों, इसके द्वारा क्या किया गया? पोखरन में। अब पोखरन कहाँ है दोस्तों? पोखरन राजस्थान में है। आपको याद होगा 1998 ईस्वी में
परमाणु परीक्षण यहीं पे किया गया था, पोखरण में, ठीक है ना। तो डीआरडीओ के द्वारा पोखरण में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जी हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। और दोस्तों ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम नाग MK2 है। दोस्तों अब ये नाग MK2 चूंकि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता दोस्तों याद रखेंगे 4 से 7 किलोमीटर तक की है। जी हाँ, याद रखेंगे 4 से 7 किलोमीटर तक की इसकी अपनी मारक क्षमता है। और ये एक क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों माउंट ईबू ज्वालामुखी को लेकर। साथियों इंडोनेशिया में वहां का एक सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक, जिसका नाम की माउंट ईबू ज्वालामुखी है, वो पिछले दिनों विस्फोट कर गया साथियों। और करीब करीब वहां पर ऐसे 2000 से अधिक विस्फोट पिछले दिनों हुए हैं साथियों। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी है। और ये कौन से देश से संबंध रखता है? तो इंडोनेशिया से संबंध रखता है, इतना आप जरूर जान लेंगे। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? अब इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की राजधानी, दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जबकि इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है दोस्तों? तो इंडोनेशिया की करेंसी है साथियों रुपया, याद रखेंगे रुपया, ये करेंसी है। जबकि जकार्ता वहां की कैपिटल है, वहां की राजधानी है साथियों। अगली जानकारी है पंचेट वेधशाला की स्थापना को लेकर। अब दोस्तों पंचेट वेधशाला क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचेट वेधशाला एक खगोलीय वेधशाला है। और इसकी जो स्थापना की गई है, कहां पे की गई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। अब ये पंचेट वेधशाला क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी के ऊपर एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई है। और इसका नाम क्या रखा गया? पंचेट वेधशाला रखा गया है दोस्तों। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के द्वारा की गई है दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इस पूरे स्लाइड के बारे में अच्छे तरीके से आप जानकारी ले लेंगे। पंचेट वेधशाला की स्थापना के बारे में जानकारी है। अब ये क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी के ऊपर की गई है। और ये एक खगोलीय वेधशाला है। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसकी स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के द्वारा की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगली जो जानकारी है भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस को लेकर। साथियों अब यहाँ पर 150 साल पूरे कर लिए हैं। किसने पूरे कर लिए हैं? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों पिछले दिनों 15 जनवरी की तारीख को, 15 जनवरी 2025 को, आपको बता दूं पिछले दिनों 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150 साल जो है वो दोस्तों कंप्लीट हो गया।
और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसके 150 साल पूरे हो गए हैं। और भारत मौसम विज्ञान विभाग का कार्य क्या है, तो मुख्य रूप से इसका कार्य मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करना और मौसम के पूर्वानुमान के अतिरिक्त चेतावनी जारी करना, मौसम को लेकर चेतावनी जारी करना, यह इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों। तो जरूर याद रखेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 15 जनवरी 2025 को मनाया गया और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करना और मौसम से संबंधित चेतावनी जारी करना। चलिए आगे बढ़े। और यहां पर अब अगली जानकारी है गान नगाई 2025 मणिपुर में एकता और परंपरा का उत्सव को लेकर। दोस्तों अब यहां पर एक उत्सव है जिसका नाम है गान नगाई 2025। अब ये कौन से राज्य से संबंध रखता है, तो ये मणिपुर से संबंध रखता है। दोस्तों जब फसलों की कटाई हो जाती है, जब नए नए फसल जब तैयार हो जाते हैं, तो फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में ये जो है गान नगाई एक उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। तो जरूर याद रखेंगे वहाँ का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है जो कि 5 दिनों तक मणिपुर राज्य में लगातार चलता है। और पिछले 12 जनवरी 2025 को इस उत्सव का शुभारंभ वहां पर किया गया, जो कि अगले 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि 17 जनवरी 2025 तक साथियों ये चलेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है, अब यहां पर क्विज के रूप में आप देख सकते हैं, क्विज दिया गया है आपको। नीचे में 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, सही उत्तर आपको चिन्हित करना होता है। दोस्तों भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने। जी हाँ, अब हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जोरान मिलोनोविच। याद रखेंगे जोरान मिलोनोविच क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, साथियों वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, ऑप्शन ए निकोलस मादुरो करेक्ट आंसर होगा, निकोलस मादुरो। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में डीआरडीओ कंपनी ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाँ साथियों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए नाग MK2। जी हाँ, नाग MK2। मारक क्षमता कितनी बता रखी मैंने, 4 से 7 किलोमीटर तक इसकी अपनी मारक क्षमता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। साथियों माउंट ईबू इंडोनेशिया से संबंध रखता है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचेट वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है। जी हाँ, अब पंचेट वेधशाला मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चले साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं और इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1875 में, 1875 में, यानी कि ऑप्शन ए फिर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है, मणिपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिपुर इसका सही उत्तर है। अगला पेज आप लोगों के लिए और आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न क्या है यहाँ पर, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया है। दोस्तों ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, नवदीप सिंह और सुंदर गुर्जर। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना सही जवाब वहां पर छोड़ जाइए। साथियों यदि आप अपनी तैयारी को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ही गंभीर है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से जो भी कंटेंट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसे तमाम कंटेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने लाइक और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी आप जरूर व्यक्त कीजिए। आपके कमेंट से, आपके सुझाव से हम सभी का उत्साहवर्धन होता है और हम और भी अच्छा करने को प्रेरित हो पाते हैं। साथियों आप सभी अपनी तैयारी को तन्मयता पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। ईश्वर जल्द से जल्द आप लोगों को आपकी सफलता प्रदान करेंगे। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।